एक ना सिद्धांत होता है, शांत हो जाइए, प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस, हम सब जानते हैं। उसका जो फर्स्ट रेशनल होता है या फर्स्ट उसका जो पॉइंट है, वो फर्स्ट पॉइंट होता है नोबडी शुड बी पनिश्ड अनहर्ट। ठीक है, पनिश्ड अनहर्ट तो तब आता है जब उसमें से एक कोई अथॉरिटी हो और दूसरा रिसीविंग मोड पे। मतलब अगर कमांड एंड ओबीडियंस का रिलेशनशिप है तो somebody who is giving command have the authority to do justice. Okay, so when there is somebody who has been alleged of something about, okay, मतलब जिसके ऊपर आरोप लगा है कोई या जिसके ऊपर कोई बात कही जा रही है, समझ में आ रहा है? तो प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कहता है नोबडी शुड बी पनिश्ड अनहर्ट। तो पनिश्ड तब जब कोई अथॉरिटी हो। ठीक है, तो अथॉरिटी जब भी अगर किसी को सजा दे रही है या किसी के खिलाफ कोई वर्डिक्ट सुना रही है तो उस वर्डिक्ट में जरूरी है कि जिसको भी सजा दे रहे हो उसकी बात को सुनो पहले, बहुत जरूरी है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस सिर्फ और सिर्फ कमांड ओबीडियंस और अथॉरिटी वाले सेटअप में जरूरी नहीं है। प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस आपकी आम लाइफ में उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप रोज इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो। पर देर आर सो मेनी फुलिश पीपल अराउंड अस, देर आर एवरीबडी इज फुलिश अराउंड अस एक्चुअली, दे डोंट लिसन द थिंग्स एंड दे रिएक्ट। सो इन जनरल पनिश का एलिमेंट नहीं है, बट वर्डिक्ट या जजमेंट का एलिमेंट तो है ही है। ठीक है, तो यहाँ अगर दो लोग हैं तो दो लोग अगर एक दूसरे से किसी चीज को लेकर क्या है सर, कोई डिस्प्यूट है या कोई अगर इशू हो रहा है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि अगर मुझे इस एक्स पर्सन के लिए कोई बात सुनने में आई है या मुझे कुछ इससे इशू है पर्सन से, तो मुझे पता चला है, तो इसको डायरेक्टली गोली मार देनी चाहिए क्या? नहीं मारनी चाहिए। उससे सीधा रिश्ता तोड़ देना चाहिए क्या? नहीं तोड़ना चाहिए। समझ में आ रहा है? यहां प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस काम आता है, जो चीजों को बेहतर बनाता है, क्योंकि वो न्याय का ही सिद्धांत है। पहले उसकी बात को सुनो। और यहां आती है आपके अंदर रेशनैलिटी की बात, आपके अंदर प्रेजुडिस की बात। अगर आपके अंदर पहले से कोई प्रेजुडिस है, पूर्वाग्रह का मतलब है कि आपने पहले से कुछ फिलॉसफी बना रखी है या पहले से आपके अंदर की वायरिंग हो चुकी है अबाउट समबडी, या आप ओपिनियनेटेड हैं या आप डॉक्ट्रिनेटेड हैं, तो फिर आपको जैसे ही एक डिसकंटेंट सिमरिंग मिलता है और आप फट पड़ते हैं एक फंटा की बोतल की तरह, होता है। रादर यू शुड बिहेव लाइक दिस। आए बार ये प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को समझता है, क्योंकि ये प्रकृति का ही एक हिस्सा है। पर मनुष्य जो कि प्रकृति का सबसे ज्यादा इनएविटेबल हिस्सा है, जो ये तय करता है कि प्रकृति का भविष्य कैसा होगा। ये बॉटल नहीं तय कर रही प्रकृति का भविष्य कैसा होगा, बहुत हद तक मनुष्य तय कर रहा है कि प्रकृति का भविष्य कैसा होगा। वही व्यक्ति इस मूल सिद्धांत से, न्याय के, बिल्कुल अपरिचित है। और यही कारण है कि मनुष्य अपने व्यक्तिगत जीवन में सारी समस्याओं को पैदा करता है, और सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने आसपास के लोगों के लिए भी। क्योंकि वो जो प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत है उसके पहले ही पिलर को नहीं समझता कि नोबडी शुड बी पनिश्ड अनहर्ट। पनिशमेंट, मैंने कहा ना, पनिशमेंट का एलिमेंट तब है जब कमांड ओबीडियंस है। ठीक है, अथॉरिटी पनिश करती है, बट जहां पे दो इक्वल्स के बीच में बात हो रही है वहां पे पनिशमेंट नहीं है, बट वही पनिशमेंट रिएक्शन आ जाता है। क्या? रिएक्ट। और हमारे साथ प्रॉब्लम ये है कि हम रिएक्ट करते हैं, हम रिस्पॉन्ड नहीं करते। वी डोंट रिस्पॉन्ड, वी रिएक्ट, एंड व्हेन वी रिएक्ट वी क्रिएट मोर ट्रबल, we create more trouble, and human beings are the most egoistic creature in this earth. सबसे ज्यादा egoistic है। When ego enters, the rationality ends. Ego is like no to rationality. मेरे को सुनना ही नहीं है, और मेरे को सुनना ही नहीं है का एटीट्यूड जो है ना, वो आप अगर दिखाते हो तो वास्तविकता में आप अपने आप को नहीं दिखा रहे हो, आप अपनी वैल्यूज को दिखा रहे हो, आप अपनी फैमिली वैल्यूज को दिखा रहे हो। और तकलीफ ये है कि अगर आपकी वैल्यूज गलत है तो आप उन वैल्यूज को गलत मानने के लिए तैयार नहीं हो, ये भी आपकी वैल्यू है। समझ में आ रहा है? अगर कोई व्यक्ति गलत है और वो ये मानने को तैयार नहीं कि वो गलत है, वो भी तो उसकी एक वैल्यू है, और वही उसकी वैल्यू है कि वो सुनना ही नहीं चाहता। एंड दीज आर द पीपल हु आर लिटरली डेंजरस। इफ दीज काइंड ऑफ पीपल आर अराउंड यू, स्टे अवे फ्रॉम देम। नेवर ट्राई टू चेंज देम, बिकॉज यू विल नेवर एबल टू चेंज देम। दे विल चेंज यू, एंड दैट इज द बैड इन्फ्लुएंस। Never been around with the people who have such attitude. Okay, surround yourself with the right people with right intent, and never ever justify anything which is not justiciable.
कोई भी ऐसी चीज आपके आसपास हो रही है, मजाक में भी उस न्याय संगत अगर वो नहीं है, उसका विरोध होना चाहिए। मजाक में भी किसी पर्सन को उसके सेक्सिस्ट स्लर नहीं करना है किसी के ऊपर, क्योंकि वो मजाक ही रियलिटी बनता है। और कोई भी चीज ऐसे नहीं निकलती है ना, मेरे मुंह से गलती से निकल गई, गलती से कुछ नहीं निकलता, चल रहा था इसीलिए आया है। ठीक है, तो जो चल रहा है वो सही होना चाहिए, और चल रहा है वो तब सही होगा जब आपके अंदर का बिलीफ सही है सर। और अगर आपका बिलीफ है जस्टिस वाला, अगर आपका बिलीफ है न्याय वाला, तो आप हमेशा इस चीज को इंश्योर करो कि आपके आसपास कभी भी कोई भी ऐसा ऑल्टरकेशन या बातचीत में भी अगर कोई तर्क संगत बात नहीं हो रही है ना, तो या तो वहां से हट जाओ अगर विरोध करने की स्थिति में नहीं हो, और अगर विरोध करने की स्थिति में हो तो चाहे वो मजाक में हो रही है, उस चीज का विरोध करो। बिकॉज द मार्टिन लूथर किंग सेड समथिंग वेरी ब्यूटीफुल। ही सेड इनजस्टिस एनीवेयर इन द वर्ल्ड इज थ्रेट टू जस्टिस एवरीवेयर इन द वर्ल्ड। अगर कहीं पर थोड़ा भी अन्याय हो रहा है, चाहे वो बातों में हो रहा है, और आप इस बात की रूट को समझे, अन्याय बातों से ही शुरू होता है। अन्याय सीधा एक्ट में नहीं आता अन्याय बातों में शुरू होता है। और एक्चुअली बातों में भी शुरू नहीं होता, वो विचारों में शुरू होता है। हमको उस विचार पे क्या करना होता है, काम करना होता है। अगर आप उस विचार को सप्रेस कर सकते हैं, जो विचार अन्याय को अल्टीमेटली जन्म देता है, तो आप वास्तविकता में अन्याय के खिलाफ लड़ने की क्षमता पैदा करते हैं। और आप सिर्फ एक्ट से लड़ रहे हैं ना, तो आप अभी अभी की चीजें संभाल लेंगे। समझ आ रहा है? कोई अन्यायपूर्ण एक्ट कर रहा है, आप उस एक्ट का विरोध कर रहे हैं या उसको रोकने का प्रयास कर रहे हैं, तो आप लार्जर कंटेक्स्ट में अन्याय के खिलाफ नहीं लड़ रहे, आप सिर्फ अभी इमीडिएट कंटेक्स्ट में उस चीज को अन्याय होने से बचा लेंगे। बट अगर आप अन्याय जो है या जो न्याय है उसको पूरे समाज के अंदर एक बिल्कुल शिष्टाचार बनाने चाहते हो, उसके लिए तो आपको विचार पर ही काम करना पड़ेगा। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू चेंज एटीट्यूड ऑफ द पीपल। Okay, and this world will become beautiful only when people will listen to each other. There are very less people who listen to each other. Everybody tries, or everybody just wait for somebody else to stop so that they can speak. Okay, whenever two people having conversation, the one is not actually listening to other. Actually, he is waiting. When he will stop, I will speak. So everybody want to speak, nobody want to listen. ठीक है, कहते हैं ना, समझता कोई नहीं, समझा के सब चले जाते हैं। तो समझोगे आप तब ना जब आप उसको सुनो। ठीक है, तो तकलीफ यही है इस दुनिया की, जो मूलभूत समस्या है ना हमारे आसपास, वो इतनी बड़ी है नहीं जितनी हमको दिखती है। हम उनको बना देते हैं, और वो क्यों बनाते हैं? हमारे विचारों से। इसीलिए जो शुरुआत होती है अपने आप को बदलने की, वो आपके विचारों से होती है। यू मस्ट चेंज योर बिलीफ्स, एंड व्हेन यू चेंज योर बिलीफ्स यू विल चेंज योर आइडेंटिटी। ठीक है, डू नॉट ऑलवेज ट्राई टू एक्ट। ओके, अगर आप एक्ट करना स्टार्ट करेंगे, स्टिल यू विल चेंज योरसेल्फ, बट इट विल टेक मोर टाइम। व्हाट इज नॉर्मल मोडस ऑपरेंडी? पीपल चेंज देयर हैबिट्स without changing their beliefs, and that's why after some days they become tired, because intrinsically they are a different person, but they are behaving in a different way. So your mind is different and you are acting in the different way. So your mind and body is not in sync, and this is something called cognitive dissonance in the psychology. Means cognitively you are something else, but you are acting in different manner. It means your deeds are not matching with whatever beliefs you have. And when beliefs and deeds will not match, ultimately you will get tired, because you always need more energy to act, because that is not coming from within you. You have to put extra effort to do that thing because your belief is different. Getting it? So rather than focusing so much on acting, you must change your beliefs. And when you change your belief, you will change your identity. And when you will identify with somebody else, it's a bigger and better version of yourself, your acts will automatically change. Getting it? This is, we must understand. So we rather working on acts, we must act on our beliefs. We must act on our identity. If you identify yourself with a person who is disciplined, your act will automatically be disciplined, because you are identifying yourself with something which is better and bigger than you. This is how you visualize. This is how you manifest yourself. And people understand this, when people have a sense of tolerance also about others, when people will change their beliefs, okay, and try to listen to others rather than imposing their own version on others. What we try to do? Whatever I am doing, there is a kind of ego. I am doing best. I am the best. Either I am the best or I am the worst. That's it, nothing else.
Either I am the best or I am the worst. Meanwhile, or in mid, everybody is a mediocre. So if you are thinking you are best, you must think you are best, but do not impose yourself into others. Your bestness is not in imposing yourself on the others. Your bestness will come into focus when in your acceptance to others. How much you accept others, that will make you a better and bigger person. And that should be part of your personality. Okay. And that's why you must surround yourself with the right people. If you surround yourself with the wrong people, you will ultimately be a mediocre. Okay. And this mistake we do every time. Every time we do this mistake, we take things lightly. We're like, okay, that's okay. 2 hours of my coaching, 3 hours of my class, 2 hours of my entertainment. I can surround myself with anybody. No, never do it. The universe receive your energy, not your intent. Keep this in mind. Universe never reply to your intent. You might have the right intent, but check the people who are literally successful. They don't have the right intent. They have the right expectation from themselves. See around you. Look at around you. There are so many people in your own family. Check your own family. Most successful people. Maybe their intent is not right. And they are bad people succeeding. The reason behind this is the universe does not respond to your intent. Universe respond to your energy. Okay, recently we discussed same thing in the other batch also. Yes. It's more about energy. What you are expecting from yourself. And that's why surround yourself with the right people. And let me tell you, if you are surrounding yourself with the wrong people, the consequence is very gravely dangerous. It is the greatest hazard you are creating for your life if you are surrounding yourself with the wrong people. Okay. And because there are wrong people. There are wrong people. Have nothing to do with success, wasting their time, wasting their energy. Just, going to watching a movie or something like that. Not utilizing even the 15% or 15 minutes of their time. Just look at yourself. Class has started a bit late, almost 30 minutes late. What do people did in 30 minutes? It shows your attitude. If you were focusing on the content which is supposed to be studied in the upcoming class, or whatever we did in the last class, or anything else, academically you are trying to do something, it shows your attitude. Yes, you are utilizing your time. If you are not utilizing your time, you are somewhere in the wrong company. You are not in your own company actually. Your own company should be, you are preparing for UPSC or any kind of civil services. You must use each and every moment. Okay. When you are in the moment, you don't understand the value of this moment. After 15 days, 20 days, 1 month down the line, when you start doing things and when you will miss the things just by a little mark or something like that, you will say, oh, those moments I would have utilized. I could have utilized those moments. So when you are in the trouble, you don't understand why this trouble to me. You're always like, why this is happening with me? But when you get out of that trouble, you get to know, oh yes, this trouble was necessary. This taught me something. This was trying to tell me something. Now I learned this thing. If you will learn that thing, that same trouble will never come to you. But if you won't learn from that trouble, the same trouble will again come to you. Okay? Either learn or yield. Universe have a simple message for you. If some trouble is coming, either learn from this trouble or yield. If you will yield, the same trouble will come again. If you learn, that same trouble will never trouble you again. Okay? Everything is happening with you is a learning. You must learn. Surround yourself with the right people. I always say this. Everybody is the average of 5 people they are hanging out with. If you are hanging out with the right people, okay, you will be something extraordinary. Delhi will give you nothing. Delhi will give you that only. Okay. I'm not saying that I'm a very good mentor. It's up to you people to decide. Okay. Somebody who is not expert decides about experts. This is how this profession works. Yes. This is how this profession works. Somebody who is not expert will judge the experts. We are not experts. But the point is knowing a little bit more than you people. Or everybody sitting here will judge the teachers. Okay, you will get the feedback form. Okay.
So you people are ultimately judging. Getting it? This is how things work. But my point is, must surround yourself with the right people. Okay, and you have right people. 1, 2. If you are getting 1 or 2, Delhi will give you the right people, because, and it is not guarantee that Delhi will give you right people. If there is a more probability, there is more chaos. You have to choose or pick up the right people, and that's again a hard task. So Delhi gives you क्या? दिल्ली में क्या मिल जाता है? माहौल मिल जाता है. माहौल क्या मिल जाता है? Everybody is studying. You are surrounded with the books, so you will also feel like studying. Okay, but there are some kind of people who also like to just waste their time, want to go for Dhurandhar, watching Dhurandhar or something like that, going clubbing. There are people. If you find the right people, 5 people who are studying and continuously struggling with or competing with each other, somebody will clear the exam, because everything they have is the competition with each other. Okay, to competing with yourself. What I learned today, what I learned in last week, what I learned in 15 days, what is my improvement in 1 month. If few months back and today, if you have the same level of knowledge, if you haven't improved your personality, you are not moving. And most of the people confuse their movement with progress. Let me tell you, if you are moving doesn't mean you are progressing. Everything is moving. Universe is moving. Everything is moving. Okay, so you are also moving. Time is moving. You are moving. Movement is not progress. Let me tell you. No, it's not. There is a कोल्हू का बेल. कोल्हू का बेल पूरे दिन चलता है, ठीक है. उसके हाथ पे वो घड़ी बांध दो, वो वाली मूवमेंट वाली, है ना, और चेक करो, शाम तक पता चलेगा 20 किलोमीटर चल गया. कहाँ गया वो? व्हाट इज द प्रोग्रेस? नथिंग. वहीं मूव कर रहा है. ओके, सो डू नॉट कंफ्यूज योर मूवमेंट विथ योर प्रोग्रेस. एंड प्रोग्रेस नीड टू बी जस्ट ऑन द बेसिस ऑफ द evolution criteria, whatever given to you. That's why appear for test. Okay, although we are not talking about aptitude now, we are talking about attitude. Okay, so right attitude is key to success. Let me tell you, people with right aptitude doesn't get success so many times. Okay, so many people have aptitude, but it's the right attitude which counts the most. Okay, so don't impose yourself on the others. Change your beliefs, change your identity. You will change your acts. Okay, becoming better every day. Surround yourself with the right people. Eliminate wrong people, unnecessary creating trouble or unnecessary creating the atmosphere which is kind of negative atmosphere. There are people around you who create negative atmosphere. There are people around you. Yes, they are. Okay, let's move. Okay, word of wisdom. Okay, चलो. May 2025 May 2025 में 6 आर्टिकल्स हमको पढ़ने हैं सर. That is caste, wrong people. माइक ऑन है सर, किसी का आप ऑफ कर दीजिए. अपना ही ऑन है, GOIS का ही. हाँ, 6 आर्टिकल है. पहला आर्टिकल है कास्ट सेंसस पे. कास्ट सेंसस का मतलब क्या होता है सर? जातिगत जनगणना इसको बोलते हैं भारत. और सेकंड आर्टिकल आई थिंक सेंसस का ही है, पॉपुलेशन सेंसस. तो दोनों आर्टिकल एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. दोनों पे ही थोड़ी बात कर लेते हैं जोड़ के. देखिए, सेंसस जो है इंडिया में, हिस्ट्री बहुत बड़ा है सेंसस का. हमको पता है कि इंडिया में सिस्टमेटिक सेंसस 1881 में स्टार्ट हुआ था. ठीक है, लॉर्ड मेयो उस समय वॉइस रॉय थे और लॉर्ड रिपन के अंडर आई थिंक स्टार्ट हुआ था 1881 में. ठीक है, तो पहला डिकेडल सेंसस करेंगे अब से, ये भी रिजोल्यूशन उसी समय आया था कि डिकेडल होगा अब से 10-10 साल में. ठीक है, तो कंटिन्यू उसके बाद 10-10 साल में क्या हुआ है सर? सेंसस हुआ है. बट ये पहला इंस्टेंस नहीं था कि इंडिया में सेंसस पहली बार हुआ है. इंडिया में सेंसस का हिस्ट्री जो है वो आपको पीछे टाइम से मिलता है. वैदिक टाइम में भी आप देखोगे कि ऋग्वेद में मेंशन है सर पीपल्स की काउंटिंग का. मौर्य काल में भी काउंटिंग जो है पीपल की हुई है, पशुओं की भी, लाइफ स्टॉक की भी काउंटिंग होती थी.
थोड़ी थोड़ी सेंसस पे बात हुई है, मुगल्स के टाइम पे भी थोड़ा बहुत इस पे बात हुआ है, बट सिस्टमेटिकली ब्रिटिश के अंडर जो सेंसस है, ध्यान से सुनेंगे सर क्योंकि इसमें से क्वेश्चन आ सकता है प्री में। सिस्टमेटिकली ब्रिटिश के अंडर जो सेंसस स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 1826 में, पहला सेंसस, और वो हुआ था सेंसस इलाहाबाद में। ठीक है, ये सेंसस बहुत सिंक्रोनस सेंसस नहीं था सर, बट यस उस समय के जो ऑफिसर्स थे उन्होंने इलाहाबाद जो है उस वाले रीजन में सेंसस करवाया था। जो पहली बार सेंसस का कंसेप्ट ब्रिटिश के अंडर जो है वो 1826 में आया था, इलाहाबाद में सेंसस हुई थी। उसके वेरी नेक्स्ट ईयर में 1827 में वाराणसी में सेंसस हुआ था सर। कहाँ पर? वाराणसी में 1827 में। ठीक है, उसके बाद पॉसिबली 1830 में ढाका में सेंसस हुआ था सर। ढाका में पहली बार किसी सिटी का सेंसस हुआ था सर, किसी शहर की जनगणना हुई थी 1830। ठीक है सर, उसके बाद बीच में एक दो रेजोल्यूशन और आए थे, बट मेजर रेजोल्यूशन आपका आता है 1881 में, और 1881 में होता है कि अब डिकेडल सेंसस जो होगी उस पर काम होगा सर। उसके बाद 1881 के बाद 1891, फिर 1901, 1911, 21 कंटिन्यू क्या हुआ है सर? सेंसस हुआ है। आजादी के बाद कॉन्स्टिट्यूशन में भी आर्टिकल डाला गया सेंसस से जुड़ा हुआ कि सेंसस करवानी है सर। ठीक है, और भारत में जो भारत के होम मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के लौह पुरुष वल्लभ भाई पटेल, उन्होंने एक जो है ड्राफ्ट पेश किया था सेंसस एक्ट के लिए कि सेंसस जो है जनगणना उसके लिए एक अधिनियम बनना चाहिए, उसकी प्रक्रिया उसके ऑफिसर्स के लिए। तो 1948 में एक ड्राफ्ट पेश किया था उन्होंने, बिल पेश किया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो कि एज ए लेजिस्लेचर बैठी थी। ठीक है, आपको पता है ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली दो तरीके से बैठती थी, एज ए लेजिस्लेटर और एज अ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। तो एक तो संविधान बनाती थी और एक कानून बनाती थी। जो कानून बनाने वाली थी जीबी मावलंकर जिसके स्पीकर थे, वहां पे उसको क्या किया था? पुट किया था सर, और उसको फिर कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या किया सर? पास किया, और 1948 में भारत का एक एक्ट निकल के आया, दैट इज सेंसस एक्ट। तो जनगणना का अधिनियम 1948 निकल के आता है, जो कि आज भी जनगणना का क्या है भारत के अंदर? आधार है। तो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक प्रोविजन है, और उसके बाद हमारे पास स्टैट्यूटरी क्या है सर? बैकिंग भी है। तो हमारे पास दो चीजें हैं। उसके बाद से कंटिन्यू क्या होने लगा सर? जनगणना भारत में डिकेडल क्या हो गई? स्टार्ट हो गई, और हमने शायद एक एक्ट पढ़ा था अगर आपको याद हो, डिलिमिटेशन कमीशन वाला, उसके अंदर हमने जनगणना पे बात भी करी थी। 1931 की जो डिकेडल सेंसस थी सर, 1931 की, उस डिकेडल सेंसस के अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज हुई थी कि भारत के अंदर जो कास्ट है उनका भी एन्यूमरेशन होगा। बात समझ में आ रही? मतलब एक तो क्या करते हो, जनगणना में होता क्या है एग्जैक्टली, जनगणना की एक्सरसाइज को समझ लीजिए सर। जनगणना में सेल्फ इन्यूमरेशन का मतलब है कि सेल्फ डिक्लेरेशन होता है। आप जाते हैं, जनगणना का ऑफिसर है वो जाएगा, आपके नाम को लिखेगा, आपके परिवार के सदस्यों का लिखेगा, ब्ला 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 ब्ला, बेसिक जानकारी आपकी ले लेगा सर। ये जनगणना का सामान्य तरीका है। बट अगर आप कास्ट सेंसस में कन्वर्ट कर रहे हो कि जनगणना के अंदर कास्ट सेंसस भी होना चाहिए, तो जातिगत तरीके से भी जनगणना होती है अलग से। मतलब जब वो जाएगा आपके पास तो आपकी बेसिक डिटेल तो लेगा, डेमोग्राफिक डिटेल, बट डेमोग्राफिक डिटेल से वन स्टेप आगे जाकर वो आपकी सोशियो इकोनॉमिक डिटेल में भी इंटरेस्टेड रहेगा। तो वही अधिकारी आपसे ये भी पूछेगा कि आपकी जाति क्या है। ठीक है, और आप किस में एससी में आ रहे हैं सर, स्टेट लिस्ट, सेंट्रल लिस्ट सब पूछेगा। उसके बाद वो कहेगा कि अच्छा ठीक है, आप अभी किस प्रोफेशन में है सर, आपको सरकारी सेवा में रिजर्वेशन का लाभ मिला है, आपको इन सारी सरकारी सेवाओं में या इन सारी चीजों में कौन सी स्कीम का लाभ मिल रहा है, आप पीडीएस का लाभ ले रहे हैं या नहीं ले रहे? समझ में आ रहा है? मतलब वो आपकी एम्प्लॉयबिलिटी, कोई प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व है तो चलो आपकी इस जाति का पर्सन इस प्राइवेट सेक्टर में इन्वॉल्व है, कौन से सेक्टर में इन्वॉल्व है, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। समझ में आ रहा है? मतलब वो जो कास्ट सेंसस होती है वो उस वाले पार्ट को, सेंसस वाले पार्ट के डेमोग्राफिक पार्ट को और एनहांस कर देती है। तो सारी की सारी जातियां जो है देश में, एससी, एसटी, ओबीसी इंक्लूडिंग जनरल, सबका क्या होता है? अलग अलग उनका डेमोग्राफिक प्रोफाइल एज वेल एज सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल भी रिकॉर्ड होता है। सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल रिकॉर्ड करना कहीं ना कहीं गवर्नमेंट के लिए अपनी पॉलिसी मेकिंग में बहुत बड़ा इनपुट होता है, क्योंकि पॉलिसी मेकिंग में आपको पता है कि अफर्मेटिव एक्शन करती है गवर्नमेंट, पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन करती है। आप अभी सब्सिडी दे रहे हैं और जनरल सब्सिडी दे रहे हैं, तो जनरल यूनिवर्सल सब्सिडी में ये होता है कि सबको लाभ मिल रहा है। अगर आप यूनिवर्सल सब्सिडी नहीं देके किसी एक पर्टिकुलर सेगमेंट को सब्सिडी दे रहे हैं, तो उस सेगमेंट में भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको उस बेनिफिट की जरूरत
नहीं है, पर क्योंकि एन्यूमरेशन प्रॉपर नहीं हुआ है उसी वजह से उस सेक्शन को भी क्या मिल रहा है सर, बेनिफिट मिल रहा है। तो जैसे जैसे आप इसको नैरो डाउन करोगे अपनी कैलकुलेशन के साथ, नई जनगणना के साथ डेटा अपडेट होगा, तो आपको ये पता चलेगा कि ये सेक्शन ऑफ सोसाइटी के अंदर भी ये सेक्शन ऐसा है जो कि थोड़ा ऊपर आ रहा है सर, इसमें ये नीचे आ रहा है। तो आप अपनी स्कीम्स के एग्जीक्यूशन को ज्यादा रैशनलाइज कर सकते हो। इट इज मोर इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस एक्चुअली, समझ गए। तो ज्यादा इन्फॉर्म्ड गवर्नेंस करने के लिए सरकार को ये सब डेटा चाहिए। भारत के अंदर कास्ट सेंसस जो है वो उसके अंदर नहीं लिखा हुआ है कि कास्ट सेंसस करनी है सर। तो भारत में इंडिपेंडेंट इंडिया में 1951 के बाद से अभी तक जितनी सेंसस हुई है, किसी भी सेंसस के अंदर कास्ट सेंसस नहीं हुआ है सर। समझ में आ रहा है? एकमात्र कास्ट सेंसस भारत में हुई थी 1931 में, आजादी से पहले। तो ब्रिटिश जब थे तो उन्होंने भारत में 1931 में कास्ट सेंसस करवाया था सर, ठीक है। पर भारत में 1951 से जो सेंसस होने लगी कंटिन्यूसली, उस सेंसस के अंदर बाय डिफॉल्ट एससी और एसटी जो है उनके डेटा को अलग से इन्यूमरेट किया जाता है, उनकी काउंटिंग की जाती है कि एससी और एसटी की पॉपुलेशन कितनी है, क्योंकि उस पॉपुलेशन के आधार पे कहीं ना कहीं थोड़ा सा पॉलिसी मेकिंग में क्या होती है, हेल्प होती है। बट उनका भी पूरा का पूरा डेमोग्राफिक और सोशियो इकोनॉमिक प्रोफाइल जो है उसको पूरा का पूरा लिया नहीं जाता। समझ में आ रहा है सर? मतलब उस एक्सटेंट तक नहीं होता जिस एक्सटेंट तक कास्ट सेंसस ले जाएगी उसको। समझ में आ रहा है? तो एससी और एसटी का डेटा जो है वो जनरल सेंसस के अंदर रिकॉर्ड तो होता है सर, बट वो उस एक्सटेंट तक नहीं जाएगा जहां तक कास्ट सेंसस जाएगी। तो भारत में 1931 में एक बार कास्ट सेंसस हुई थी सर, उसके बाद से लेके अभी तक इंडिपेंडेंट इंडिया में एक भी बार कास्ट सेंसस हुई नहीं है सर। भारत में सेंसस कंडक्ट कराने के लिए एक ऑफिस बना हुआ है सर, उस ऑफिस का नाम है रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या फिर रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया एंड सेंसस कमिश्नर उसको कहते हैं सर, ठीक है। ये जो बॉडी है बहुत हाई लेवल बॉडी है, ये भारत में सेंसस कंडक्ट करती है। सेंसस में ग्राउंड लेवल पे कंडक्ट करने के लिए, डेटा कलेक्ट करने के लिए आपके पास एक मिनिस्ट्री है सर, मॉस्फी, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड डेटा इंप्लीमेंटेशन। तो ये जो मॉस्फी है उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है दैट इज एनएसओ, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन, वो टैक्टिक्स बताता है सर। पॉपुलेशन साइंस के लिए आपके पास एक इंस्टीट्यूट है बॉम्बे के अंदर, वो भी इसमें इंडल्ज है टेक्निकलिटीज को लेकर। तो ये इंस्टीट्यूट जो है अपनी साइंटिफिक तरीके से क्या करते हैं सर, ये सारी चीजें करते हैं। भारत में लास्ट जो सेंसस का रिकॉर्ड हमारे पास है वो है 2011 का। 2011 की सेंसस के डेटा के बेस पे आज भी बहुत सारी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही है। 2011 में ही गवर्नमेंट ने एक और वेंचर स्टार्ट किया था जिसको कहते हैं सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। क्या बोलते हैं? सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, ठीक है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस के नाम में सेंसस है, बट एक्चुअली ये थोड़ा सा भ्रमित करने वाला है। सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस जो है एक्चुअली ये सेंसस नहीं है, ये सर्वे है। तो इट इज मोर करेक्ट टू प्रोनाउंसिएट इट कि सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सर्वे, ठीक है। सर्वे क्यों है? ये दो कारण है इसके। पहली बात तो ये जो आपका सेंसस एक्ट है 1948 इसके अंडर नहीं होता, पहला। 2011 में एक यूनिक एक्सरसाइज हुई थी सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस, पहली तो सेंसस नहीं सर्वे। क्यों है? पहला क्योंकि जो आपका सेंसस एक्ट है 1948 का उसके अंडर ये सेंसस नहीं हुआ, पहली बात। तो दूसरा, इसको रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया या सेंसस कमिश्नर ने भी कंडक्ट नहीं किया। ये करवाया गया गवर्नमेंट के द्वारा, दो मंत्रालयों ने किया, एक तो शहरी अर्बन मिनिस्ट्री ने और एक किया रूरल डेवलपमेंट ने, जो ग्रामीण विकास मंत्रालय है और शहरी विकास मंत्रालय, इन दोनों ने मिलकर एक सर्वे करवाया, बस सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस। इस सर्वे के अंदर जो है उन्होंने बस ये जानने की कोशिश करी कि हमें इनपुट मिल जाए कास्ट सेंसस का, ताकि हम अपनी जो स्कीम्स हैं उन स्कीम्स को ज्यादा रैशनल तरीके से क्या कर पाए सर, इंप्लीमेंट कर पाए। समझ में आए? तो जो सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस है एक्चुअली वो सेंसस नहीं था, वो सर्वे था। और बाद में ये हुआ कि उसका जब डेटा रिलीज हुआ 14-15 में, तो उस डेटा के ऊपर भी क्वेश्चन मार्क आ गए, क्योंकि उसके अंदर पूरी की पूरी साइंटिफिक मेथोडोलॉजी सही से फॉलो नहीं हुई सर, क्योंकि सेंसस कमिश्नर तो इन्वॉल्व ही नहीं थे, ठीक है। तो इस पे ऊपर डेटा पे क्वेश्चन आ गया, तो आज सोशियो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस 2011 के डेटा पे रिलाई नहीं किया जाता। आगे समझ में? इसका मतलब वो वेंचर भी क्या हो गया, काइंड ऑफ फेल हो गया सर। 2021 में सेंसस होने वाली थी, सेंसस का डेटा आने वाला था। सेंसस जब होती है उसके करीब साल भर पहले नॉर्मली सेंसस एक्चुअली कंडक्ट होती है, समझ रहे हो? 2021 में डेटा लाना है ना, 2020 में कंडक्ट करनी होती है। अप्रैल 2020 में सेंसस एक्चुअली स्टार्ट होने वाली थी। अप्रैल 2020 में सारी तैयारी हो गई थी, क्वेश्चन आए प्रिपेयर हो गए थे, टेक्निकल टीम जो है वो तैयार हो गई थी, सारा का सारा लॉजिस्टिक्स भी हो गया था अपने प्लेस पे।
पर सडनली उसी समय आ गया था कोविड। ठीक है, तो 23 मार्च को हमने क्या कर दिया सर, देश के अंदर लॉकडाउन लगा दिया। 4 महीने करीब लॉकडाउन रहा, उसके बाद भी कंटिन्यूसली लॉकडाउन थोड़े थोड़े दिन तक था ही, रिस्ट्रिक्शंस तो थे ही। तो वो एक्सरसाइज जो थी वो एक्सरसाइज वहां कंडक्ट नहीं हो पाई। इसमें करीब इफेक्टिवली 8-9 महीने, 1 साल का समय तो लगता ही है सर। तो वो एक्सरसाइज उस समय कंडक्ट नहीं हो पाई। 21-22 तक भी कोरोना का क्या था सर, प्रभाव था। हमने उसके एक्सरसाइज को आगे नहीं बढ़ाया। उसके बाद वो थोड़ी सी एक्सरसाइज वेन में चली गई। वेन मतलब वो पॉलिटिकल कंसिडरेशन में आ गई। 23 में फिर वापस क्या आ गया सर, 24 में आपका चुनाव वगैरह आ गया, तो वो एक्सरसाइज वापस ऑन ग्राउंड पे इंप्लीमेंट हो ही नहीं पाई सर। तो 2021 की सेंसस एक्चुअली हो ही नहीं पाई। बात समझ में आ रहा है? अपन पहले एक्सपेक्ट कर रहे थे कि उसका डेटा आएगा, रिलीज होगा, कि भाई 21 की सेंसस होगी, डेटा रिलीज, पर एक्चुअली वो ग्राउंड पे थोड़ी कंडक्ट हुई, थोड़ी नहीं हुई। इफेक्टिवली 2021 की सेंसस हो ही नहीं पाई सर, और वो हट ही गया सर। ठीक है, तो हिस्टोरिकली ये जो सेंसस है, ये सेंसस 2021 में कंडक्ट नहीं होके कब कंडक्ट होने वाली है सर, 2027 में। समझ गए? तो 2021 की जो सेंसस है वो 2027 में कंडक्ट होने वाली है, और नॉर्मली 10 साल का डेटा लेते हैं, पर अब ये डेटा लेने वाले हैं 16 साल का, 2011 से 2027 तक का। समझ गए? मतलब 16, इफेक्टिवली 16 साल का डेटा। तो इस वाली सेंसस का जो 27 का डेटा आएगा, इस 27 का डेटा पे कैबिनेट ने बात कर ली, हम अभी बात करेंगे इस पे कि क्या है इस सेंसस में खास। तो 27 का जो डेटा है वो डेटा कब आने वाला है, मतलब 27 में डेटा आ जाएगा, तो इस 26 में अभी क्या होने वाली है, ये प्रैक्टिस स्टार्ट होने वाली है जनगणना की। समझ में आ गया सर? इस जनगणना के साथ सरकार ने, कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स ने, यह भी क्लियर किया है कि ये जनगणना जो होगी, इस जनगणना के साथ साथ क्या होगा सर, सर। तो ये हिस्टोरिकली करीब 100 साल बाद करीब करीब वापस होने वाला है, क्योंकि 27 और 31 में हुआ था। तो करीब करीब कितने, 96 ईयर्स बाद इंडिया में प्रॉपरली कास्ट सेंसस होने वाला है। और ये कास्ट सेंसस जो है सिर्फ SC ST तक लिमिट नहीं है, इसमें SC ST OBC जनरल सभी का क्या होगा सर, एन्यूमरेशन होगा। उनका पूरा का पूरा ये भी डेटा देखा जाएगा कि कौन से सेक्टर में इंडल्ज है, गवर्नमेंट सेक्टर में कितने SC हैं, कितने ST हैं, प्राइवेट जॉब्स में कितने SC हैं, कितने ST हैं, कितने OBC हैं, कितने जनरल वाले हैं, सब प्रॉपर डेटा आएगा। तो डेमोग्राफी भी आएगी, आपका हाउस इन्यूमरेशन भी होगा। ठीक है, कितने लोगों के पास आवास है, कितनों के पास आवास नहीं। मतलब ये एक्सरसाइज जो है, ये कहीं ना कहीं पॉलिसी मेकिंग के लिए एक बहुत बड़ा माइलस्टोन प्रूफ होगी, क्योंकि अभी इतने लंबे समय से हमें, अब देखो क्या होता है, आपको क्या लगता है कास्ट सेंसस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। देखिए यहाँ पे 2 मत आते हैं। पहला मत ये आता है कि कास्ट सेंसस अगर आप करेंगे तो नेगेटिव मत आता है इसके अगेंस्ट कि आप और कास्ट कॉन्शियसनेस क्रिएट कर देंगे। अपनी जाति को लेके बहुत लोगों के अंदर चेतना आ जाएगी कि जाति पूछी जा रही है, जाति के आधार पर बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो कास्ट कॉन्शियसनेस आ जाएगी लोगों के अंदर जाति को लेके, जबकि हम तो कास्टलेस सोसाइटी बनाना चाहते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन तो कह रहा है इक्वालिटी लेकर आओ, बट पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन जो है वो कास्ट के बेस पे ही देना पड़ेगा, क्योंकि इनजस्टिस भी तो कास्ट के बेस पे हुआ है ना। रिजर्वेशन कास्ट के बेस पे देना पड़ेगा, क्योंकि लंबे समय तक जाति के आधार पे तो भेदभाव हुआ है, इसीलिए कास्ट का एन्यूमरेट होना तो जरूरी है। तो कास्ट सेंसस के जो विरोधी हैं वो कहते हैं कि और समाज के अंदर जातिगत आप क्या भर रहे हो सर, चेतना भर रहे हो, तो इससे तो समाज और क्या होगा, डिवाइड हो जाएगा सर, गल्फ और क्या हो जाएगी, वाइडन हो जाएगी सर। ठीक है, तो ये कास्ट सेंसस नहीं होनी चाहिए। ऑन द अदर हैंड दूसरा एक वर्ग है जो कहता है कि कास्ट सेंसस होनी चाहिए। वो कहता है कि जरूरी है ये जानना कि सरकारी सेवाओं के अंदर किन किन पदों पे एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन आया है। 1992 में एक केस हुआ था सर, अगर आपको रिजर्वेशन का इतिहास पता है तो रिजर्वेशन का इतिहास बहुत सिंपल सा है कि भारत में पहली बार जो गवर्नमेंट जॉब्स में रिजर्वेशन आया था वो 1928 के गवर्नमेंट जियो से आया था। मद्रास में जस्टिस पार्टी की गवर्नमेंट थी, उन्होंने मद्रास में एक जियो निकाला था कि मेडिकल कॉलेज की सीट्स जो है वो इस बेस पे क्या होगी, डिस्ट्रीब्यूट होगी, एक ब्राह्मण नॉन ब्राह्मण इस तरीके का एक जियो था गवर्नमेंट ऑर्डर। उस ऑर्डर के बाद ये हुआ कि आजादी के बाद जब कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर आर्टिकल 14 बोल रहा है इक्वालिटी, आर्टिकल 15 बोल रहा है कि नो डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ, किसी पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं, तो फिर कास्ट के बेस पे अगर आप किसी को रिजर्वेशन दे रहे हो तो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन है डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, तो चंपकम दुराईराजन जो है, ठीक है, एक विमेन है, मद्रास गवर्नमेंट का ये जो जियो था जो कि कास्ट बेस्ड और रिलीजन बेस्ड रिजर्वेशन दे रहा था, उसके अगेंस्ट उन्होंने मद्रास के हाईकोर्ट में क्या किया सर, केस किया चंपकम दुराईराजन कि भाई मद्रास गवर्नमेंट का ये जो ऑर्डर है ये कहीं ना कहीं आर्टिकल 15 का क्या कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है। स्टेट कैन नॉट डिस्क्रिमिनेट ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स, प्लेस ऑफ बर्थ। ये तो रिलीजन और कास्ट के बेस पे डिस्क्रिमिनेशन दिख रहा है इसके अंदर। तो मद्रास की जो सरकार है वो उसमें केस लड़ी सर,
और वो केस जो है वो चंपकम दोराइजन एक्चुअली क्या है, वर्चुअली जीती गई। तो मद्रास गवर्नमेंट को उसमें हार का सामना करना पड़ा। बट वो अपील कहां गई सर? सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट में जब ये केस गया तो अब सामने आया गवर्नमेंट के कि समस्या तो है सर, समस्या तो है, चंपकम दोराइजन तो समस्या है सर। तो अल्टीमेटली फिर ये हुआ कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर एक नया क्लॉज ही जोड़ना पड़ा, फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट। चंपकम दोराइजन केस की वजह से ही पहला अमेंडमेंट आया कॉन्स्टिट्यूशन में, ठीक है, कि भैया पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन या अफर्मेटिव एक्शन जो है, जो स्पेशल कंसिडरेशन जो है बैकवर्ड क्लास के लिए गवर्नमेंट कर सकती है, और वो फिर आर्टिकल 15 का जो पार्ट है उसके साथ वायलेशन में नहीं माना जाएगा। तो 15 के अंदर क्लॉज जोड़ा, 16 के अंदर क्लॉज जोड़ा फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में। समझ आ रहा है? तो चंपकम दोराइजन वाले केस के बाद जो है कहीं ना कहीं रिजर्वेशन जो है थोड़ा सा प्रॉपर प्रोमिनेंस में आया। सेंट्रल गवर्नमेंट जो है उन्होंने SC ST के लिए रिजर्वेशन का क्या निकाला? जियो निकाला सर, ठीक है। और वो जियो एक बार निकाला 1950-51 में, एक बार जियो निकाला, ठीक। जियो मतलब गवर्नमेंट ऑर्डर। उस जियो में बोल दिया कि SC और ST को इतना इतना रिजर्वेशन मिलेगा, पीरियडिकली अप्रूवल करना एग्जीक्यूटिव का काम है, उसके लिए संविधान में लिखने की जरूरत नहीं है, बिकॉज ये इनेबलिंग प्रोविजन था। इनेबलिंग का मतलब है कि सरकार कर सकती है, सरकार को अधिकार है सर, ठीक है, लोगों का अधिकार नहीं, फंडामेंटल राइट नहीं है, ये इनेबलिंग प्रोविजन है। इनेबलिंग मतलब स्टेट चाहे तो कर सकता है, स्टेट अगर नहीं करता तो लोग जाके केस नहीं कर सकते। रिजर्वेशन इज नॉट फंडामेंटल राइट, कीप दिस इन माइंड, ओके। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन टू द पीपल इज अ इनेबलिंग प्रोविजन फॉर द गवर्नमेंट। सरकार अपनी तरफ से स्पेशल सेक्शन को क्या दे सकती है? रिजर्वेशन दे सकती है। तो यही हुआ सर, यही हुआ कि सरकार ने अपनी तरफ से, केंद्र सरकार ने क्या निकाल दिया? जियो निकाल दिया SC और ST के रिजर्वेशन के लिए। अब ये जो SC ST का रिजर्वेशन है ये पीरियोडिक अप्रूवल के लिए नहीं होता है, ध्यान रखना इस चीज का। गवर्नमेंट जॉब्स में, केंद्र की गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन मिल रहा है SC ST को, ये पीरियोडिक अप्रूवल पे नहीं है सर। मतलब एक बार दे दिया, अगर उसको बढ़ाना है घटाना है तो सरकार बढ़ा घटा सकती है जब वो चाहे। कल को अगर मोदी साहब आए और बोले कि नहीं रिजर्वेशन बंद SC ST में, वो एक ऑर्डर से कर सकते हैं, करेंगे नहीं क्योंकि पॉलिटिकली प्रूडेंट नहीं है वो, समझ आ रहा है? तो SC ST के लिए रिजर्वेशन जो है वो जो मिल रहा है आपको केंद्र सरकार की जॉब्स में, वो तुरंत हटा सकती है गवर्नमेंट जब चाहे तब, और नहीं लोगों का ये फंडामेंटल राइट है। ये तो जियो से मिल रहा है गवर्नमेंट ऑर्डर से, समझ गए? और इसका कोई पीरियोडिक अप्रूवल जरूरी नहीं है, पार्लियामेंट पे डिपेंडेंट ही नहीं है, ठीक है। सिमिलरली राज्य की सरकारी नौकरियां जो है उसके लिए राज्य का अपना अलग जियो है। छत्तीसगढ़ के अंदर SC ST को रिजर्वेशन देने के लिए कितना सीट देना है, ये सीट का निर्णय कौन लेती है? छत्तीसगढ़ की सरकार लेती है। उसके लिए अलग से कानून पारित करने की जरूरत नहीं है, वो जियो से करती है, और वो जियो पीरियोडिक अप्रूवल नहीं होता है सर। चलते रहो। अगर उनको बढ़ाना है तो किसी दिन उस जियो को चेंज करके उसको क्या कर देगी? बढ़ा देगी। उसको कम करना है तो कम कर देगी। समझ में आ रहा है? मतलब सरकारी सेवाओं में जो रिजर्वेशन मिल रहा है SC ST OBC EWS किसी को, ये सारा का सारा जो है, स्पेशली वी आर टॉकिंग अबाउट SC ST, ये जो रिजर्वेशन मिल रहा है ये पहली बात तो फंडामेंटल राइट नहीं है सर। दूसरा ये है कि ये इनेबलिंग प्रोविजन है, सरकार जब चाहे बंद कर सकती है, सरकार जब चाहे उसको बढ़ा घटा सकती है, और ये अपने आप सनसेट क्लॉज के साथ नहीं आता कि ये बंद हो जाएगा एक टाइम के बाद, नहीं, ये कंटिन्यू रहेगा जब तक चलेगा। डन? ये तो हो गई इसकी बात। और हर राज्य सरकार का अपना अपना अलग जियो होता है, ठीक है। राजस्थान का अलग जियो है, छत्तीसगढ़ का अलग है, झारखंड का अलग है, सबका अपना अपना अलग जियो होता है, समझ गए सर? और केंद्र सरकार का अपना जियो है। केंद्र वाला केंद्र की नौकरियों में लगता है, राज्य वाला राज्य की नौकरियों में लगता है, सिंपल। अब आती है बात लेजिस्लेचर के अंदर रिप्रेजेंटेशन की। लोकसभा के अंदर जो है SC के लिए सीटें रिजर्व है, ठीक है, और वो सीटें उतनी रिजर्व है जितनी ओवरऑल पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में चाहिए सर, पार्लियामेंट में चाहिए। सेम ST के लिए भी रिजर्व है। अब पूरे देश के अंदर ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसीज जहां पे SC का पॉपुलेशन मेजोरिटी में है, उसी सीट को SC के लिए क्या किया गया? रिजर्व करके रखा गया, मैपिंग करके कि भैया इन सीटों पे ज्यादा है तो डिस्ट्रीब्यूट करके ऐसे। कुछ स्टेट को ज्यादा मिली है, कुछ स्टेट को कम, ठीक है। ओवरऑल सीट तो जैसे यूपी की 80 सीटें हैं सर, तो 80 सीटों में से कुछ ऐसी सीटें हैं जो कि SC के लिए क्या है? रिजर्व, और वो रोटेशन पे चेंज नहीं होती। वो सीट रिजर्व है तो रिजर्व है सर। राजस्थान की भीलवाड़ा सीट रिजर्व है, SC के लिए रिजर्व है, वो नहीं चेंज होगी, SC के लिए रहेगी हमेशा, क्योंकि वो पॉपुलेशन उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में SC की ज्यादा है, तो SC को वहां से रिप्रेजेंटेशन दिया जा रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट किया गया। करीब 84-86 सीटें जो है वो SC के लिए रिजर्व है ना। फिर वापस 40-42 सीट जो है वो ST के लिए रिजर्व है रिजर्व। तो ST के लिए रिजर्व, जैसे अब आप देखोगे कि आपको कुछ वाले रीजन में ST की सीट नहीं मिलेगी। अब दिल्ली वाले में ST नहीं है सर, तो वहां ST का सीट क्यों देंगे? दिल्ली की 7 सीटों में कोई ST की सीट नहीं है, कोई SC की, आई थिंक 7 सीटें ओपन है सर दिल्ली के अंदर लोकसभा की, है ना। अब छत्तीसगढ़ में आपको ST की सीट मिलेगी सर। छत्तीसगढ़ में कितनी सीट है लोकसभा की?
11 है ना, 11 सीटों में एसटी की सीट मिलेगी सर आपको, क्योंकि यहाँ पॉपुलेशन है, समझे। लोकसभा और विधानसभा में भी सीटें होती है एससी एसटी की, इनके अंदर जो सीट्स हैं एससी एसटी की, ओबीसी रिजर्वेशन नहीं होता, ध्यान रखना। ओबीसी रिजर्वेशन गवर्नमेंट जॉब्स में है, ओबीसी रिजर्वेशन विधानसभा और लोकसभा में नहीं होता है। लोग विधानसभा लोकसभा में सिर्फ वही रिजर्वेशन है, कौन सा, एससी और एसटी। ओबीसी का रिजर्वेशन विधानसभा लोकसभा में नहीं होता, इस बात का ध्यान रखेंगे। ये जो रिजर्वेशन है एससी एसटी का लोकसभा विधानसभा में, ये रिजर्वेशन संवैधानिक है सर, ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, ध्यान से सुनना इस चीज को। संविधान के अंदर लिखा हुआ है एक आर्टिकल के अंदर कि भैया जो सीटें हैं लोकसभा की, उसमें से इतनी सीटें जो है एससी के लिए रिजर्व है, इतनी एसटी के लिए रिजर्व है। सेम स्टेट्स के लिए भी, समझ गए। अब स्टेट्स की जो सीट्स है वो तो चलो या ऑल टुगेदर अलग तरीके से गवर्न होती है, मैं अभी लोकसभा की बात कर रहा हूं। वो रिजर्वेशन 10 साल के लिए ही है। कितने साल के लिए? 10 साल के लिए। शुरू में भी 10 साल के लिए डाला गया था। जैसे ही 10 साल खत्म होता है, वो सनसेट क्लॉज है, वो अपने आप रिजर्वेशन क्या हो जाता है, खत्म। अगर उस रिजर्वेशन को आगे बढ़ाना है तो पार्लियामेंट वापस लोकसभा में क्या करेगी, बिल पास करेगी संसद में, और वो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट होगा, और 10 साल और क्या होगा आगे, 10 साल बढ़ेगा, 20 साल बढ़ेगा, या खत्म कर दो। समझ में आ रहा है? तो जो लोकसभा और विधानसभा की सीटें हैं, ये पीरियोडिक अप्रूवल पे डिपेंड करती है हर 10 साल। और हर 10 साल नहीं है, वो 10 साल तो आपने बना रखा है कि ऑन प्रैक्टिस आप 10 साल में ले जा रहे हो। आप एक बार में उसको परमानेंट कर दो, एक साल में 20 साल कर दो, 30 साल कर दो, कर सकते हो। पर पीरियोडिकली नॉर्मली हर 10 साल में क्या होता है, वो अप्रूव होता है। अभी आई थिंक रिसेंटली 103rd और 104th में ये अप्रूव हुआ 2030 तक। अब 30 में वापस खत्म होगा, वो ऑटोमेटिक बढ़ा के 10 साल और कर देंगे, और अगर नहीं बढ़ाएंगे तो अगले लोकसभा चुनाव में वो इम्प्लीमेंट नहीं होगा। पर ये पॉलिटिकल हो चुका है तो वापस बढ़ेगा ही पीरियडिकली, समझ में आए। तो गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर जो रिजर्वेशन है वो जियो से आता है, ठीक है, और वो इनेबलिंग प्रोविजन है आर्टिकल 16, और कॉन्स्टिट्यूशनली कॉन्ट्राडिक्ट नहीं होता आर्टिकल 15 की वजह से। समझ में आ रहा है? पर लेजिस्लेचर के अंदर जो रिजर्वेशन है ये पीरियडिक अप्रूवल है, सब्जेक्ट टू द अप्रूवल बाय द पार्लियामेंट। दोनों में फर्क है, इस बात का ध्यान रखेंगे। कम ज्यादा भी पार्लियामेंट करेगी, और बाकी स्टेट की जॉब्स और इन सब के अंदर जियो से काम चल जाता है। तो गवर्नमेंट जॉब वाला जो है वो आर्टिकल 16 से परकोलेट होकर निकल के आता है। ये आपकी रिजर्वेशन का क्या है, बेसिक हिस्ट्री। अब इस रिजर्वेशन में ध्यान से सुनेंगे कि जब देश आजाद हुआ तो जनपकम दोहराजन के बाद आपने कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड कर दिया, जियो निकाल दिया, और जियो में आपने बता दिया कि एससी को इतना, एसटी को इतना। हिस्टोरिकली एससी एसटी को ही रिजर्वेशन मिल रहा था सर, मिल रहा था। 1979 में जो सरकार आई थी मोरारजी देसाई की, उन्होंने एक बैकवर्ड क्लास कमीशन बनाया, ठीक है, और उस समय इसके अध्यक्ष बने बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री बीपी मंडल। बीपी मंडल बिहार के मुख्यमंत्री थे पहले। बीपी मंडल की अध्यक्षता में एक कमीशन बना, और उन्होंने कहा कि इंडिया में बैकवर्ड क्लास की आप क्या करो, जांच करो सर, एससी एसटी के अलावा बैकवर्ड क्लास की, ठीक है। तो उस कमीशन ने पूरी की पूरी इन्वेस्टिगेशन करी, और इन्वेस्टिगेट करके रिपोर्ट जो है वो सरकार को दे दी सर, दे दी। 1979 में ये कमीशन बना था, ठीक है। कमीशन ने रिपोर्ट भी दे दी राष्ट्रपति को, मिल भी गई बैकवर्ड क्लास कमीशन की रिपोर्ट। बट उस रिपोर्ट पे अभी रिसेंटली, उस समय इमीडिएटली कोई डिसीजन लिया नहीं गया। क्यों? क्योंकि 1980 में तो सरकार ही गिर गई, चौधरी चरण सिंह को भी रिजाइन करना पड़ा, और वापस इंदिरा गांधी क्या बन गई, पीएम बन गई। और उसके बाद राजीव गांधी 5 साल और रहे, तो 9 साल तो कांग्रेस की सरकार रही, और ये बीपी मंडल कमीशन को कांग्रेस ने बनाया ही नहीं था। मंडल कमीशन को कांग्रेस ने नहीं बनाया था, मंडल कमीशन जनता पार्टी ने बनाया था सर, है ना। तो पुरानी सरकार के बनाए हुए कमीशन पे तो ज्यादा ध्यान देने वाले नहीं है। तो 9 साल 89 तक, जब तक राजीव गांधी पीएम थे, उस वाले रिपोर्ट पर कोई डिसीजन लिया नहीं गया। 89 में निकल के आते हैं वीपी सिंह, विश्वनाथ प्रताप सिंह, ठीक है, और ये निकल के आती जनता दल की सरकार, ठीक है सर। एक नया दल निकल के आया, जनता दल, ठीक है। ये कांग्रेस नहीं है सर, ऑपोजिशन है। इनकी सरकार निकल के आती, और ये कहते हैं कि लाओ कुछ करते हैं तूफानी। जनता दल की सरकार को लगा कि हमें वापस स्थायित्व लेना है, तो हमें इस रिपोर्ट को देखना है। रिपोर्ट को देखा गया सर, रिपोर्ट देखा, अब हम अंदर की बातें नहीं बता रहे, अपने काम की चीज सुनते हैं, है ना। 1989 में सरकार ने उस कमीशन की रिपोर्ट को के आधार पे 27% रिजर्वेशन दे दिया अदर बैकवर्ड क्लास को। नई एक ऑल टुगेदर कम्युनिटी निकल के आ गई, ओबीसी, कि भाई ऐसे और भी हैं जो एससी एसटी के अलावा है, वो भी बैकवर्ड है, और निकल के आया ओबीसी, अदर बैकवर्ड क्लास। और ये निकल के आया 1989। अब क्योंकि इसके लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं है, तो गवर्नमेंट ने क्या निकाला था, जियो निकालेंगे ना,
भाई लेजिस्लेचर में थोड़ी दे रहे रिजर्वेशन, गवर्नमेंट जॉब्स में दे रहे, दे सकते हैं सर। तो गवर्नमेंट ने क्या निकाल दिया, जियो। राज्य सरकारों को मिल गया सर, निकालना चाहते हो जियो तो निकालो। केंद्र निकालेगा तो राज्य फॉलो करेंगे सर, है ना। पॉलिटिक्स थी उस समय, और ओबीसी का पूरा क्या मिलने वाला था, समर्थन। ठीक है, तो बिल्कुल ओबीसी वर्ग पूरा खुश हो गया सर। और केंद्र में क्या हो गया सर, सरकार जो बनी थी उन्होंने ये घोषणा कर दी। उसी के साथ ना मंडल कमीशन ने एक और चीज रिकमेंड करी थी, और मंडल कमीशन ने बोला कि 5% रिजर्वेशन ईडब्ल्यूएस को भी देना चाहिए। मतलब अनरिजर्व कैटेगरी के अंदर ऐसे लोग जो कि गरीब बैकग्राउंड से आ रहे हैं, मतलब जनरल के अंदर जो कौन है सर, पुअर पीपल है। मतलब पहली बार सोशल बैकवर्डनेस नहीं पर आर्थिक बैकवर्डनेस के बेस पे भी क्या मिलना चाहिए, रिजर्वेशन। और ये रिकमेंडेशन किसने किया था, मंडल कमीशन। और वीपी सिंह की गवर्नमेंट ने इसको भी एक्सेप्ट किया, और उन्होंने 5% रिजर्वेशन दे दिया ईडब्ल्यूएस को। किसको दे दिया, ईडब्ल्यूएस को। तो 2 रिजर्वेशन उन्होंने लागू किए, 27% और 5%। तो 32% रिजर्वेशन क्या कर दिया, लागू कर दिया। ओवरऑल रिजर्वेशन जो है वो करीब बढ़ के ऊपर चला गया सर, 55 के आसपास चला गया, बढ़ गया ना, 52-55 के आसपास चला गया करीब करीब, बढ़ गया। अब ये रिजर्वेशन जैसे हुआ वैसे ही जो अनरिजर्व कैटेगरी के लोग हैं वो भड़क गए। भड़केंगे ना यार, इतना ज्यादा रिजर्वेशन बढ़ जाएगा तो फिर नौकरियां कहां मिलेगी। तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक क्या था, क्रोध था, गुस्सा था। क्रोध गुस्सा धीरे धीरे सड़कों पे आ रहा था। सड़कों पे आते आते ये मामला चला गया 1991 पे। अब वीपी सिंह हट गए, उनकी जगह चंद्रशेखर आ गए सर, है ना। चंद्रशेखर भारत के प्रधानमंत्री बने वीपी सिंह के बाद, पर वो भी उनकी सरकार चल नहीं पाई और पार्लियामेंट हो गई हंग पार्लियामेंट। मतलब कोई पार्टी अपनी सरकार नहीं बना पा रही। तो 1991 में उस समय भारत के राष्ट्रपति कौन थे सर, बताएगा कोई, हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया इन 1991? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, नॉट प्राइम मिनिस्टर। Who was the first president of India? Dr. Rajendra Prasad. Okay. He was president till 1962. In 62, who became the president of India? Radhakrishnan became president. Okay. In 67, who became the president? It is Dr. Zakir Hussain. Okay. In 1970, Zakir Hussain died in office. Okay. In 1970, new president came, that is VV Giri. Okay. In 1974, VV Giri's tenure expired. A new president came. Who was the new president? 1974. Dr. Zakir Hussain was in 67. Yes. Fakhruddin Ali Ahmad. Okay. In 1974, Fakhruddin Ali Ahmad became the president of India. And he was the person who signed the emergency declaration of Indira Gandhi. Okay. But he also died in the office in 1977. In 1977, a new person came, Neelam Sanjeeva Reddy. Neelam Sanjeeva Reddy. Till 1982. In 82, who became the president? In 82, who became the president? VV Giri already happened. Neelam Sanjeeva Reddy already happened. In 82, who became the president? It is Gyani Jail Singh. Keep this in mind. Gyani Jail Singh became the president in 82. Okay, he was in the office when the Sikh riots happened in the 1984. Okay, and Indira Gandhi also died. So in 1987, who became president? Now this is the question. It is R. Venkatraman. Who? R. Venkatraman. R. Venkatraman was in the office till 1992. So this was the time when R. Venkatraman was president of India. In 1992, a new person came. That is Shankar Dayal Sharma. Okay, Shankar Dayal Sharma was there for 5 years till 1997. Who became the president in 1997? It was K.R. Narayanan. Who was? K.R. Narayanan. And who became president in 2002? It's APJ Abdul Kalam. And 2007, it is Pratibha Patil. Okay. 2007. In 2012, it is Pranab Mukherjee. Pranab Da. In 17, who became the president? It is Ramnath Modi. In 22, who became president? It is the currently incumbent. It is
ऑनरेबल द्रौपदी मुर्मू। प्रेसिडेंट्स का तो पता होना चाहिए, ऑल्दो नहीं पूछा जाता यूपीएससी वगैरह में, बट स्टिल ये तो पोस्ट इंडिपेंडेंस का इतना पता होना चाहिए, है ना, पॉलिटिकल हिस्ट्री पता होनी चाहिए। सो लेट्स कम टू आवर टॉपिक। ये तो पीछे प्रेसिडेंट्स आ गए। टॉपिक क्या था अपना कि यस इन 1989 द गवर्नमेंट एक्सेप्टेड सम ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ मंडल कमीशन और 27% ओबीसी रिजर्वेशन क्या कर लिया सर, एक्सेप्ट कर लिया। 5% ईडब्ल्यूएस को भी दे दिया। तो ईडब्ल्यूएस के लिए एक लॉलीपॉप आ गया कि भैया 5% ईडब्ल्यूएस को भी दिया जाए, बट कहीं ना कहीं डिसकंटेंट तो था सोसाइटी में और मूवमेंट हो रहे थे सारी तरफ। SC/ST को बहुत ज्यादा लेना देना नहीं था क्योंकि उनके वाले पार्ट को छेड़ा नहीं गया था। एडिशनली 27% प्रोवाइड किया गया था, तो कहीं ना कहीं ओबीसी वॉज खुश, बट इन जनरल देयर वाज मूवमेंट्स अगेंस्ट रिजर्वेशन। मूवमेंट हो रहे थे। मीनवाइल 1991 में क्या हो गए, चुनाव हो गए, और चुनाव हो गए और राइट्स भी चल रहे हैं, मतलब इशू भी चल रहे हैं। चुनाव हो गए 1991 में एंड सडनली the politics took the twist because राजीव गांधी died. ओके, राजीव गांधी जो 91 के चुनाव का प्रचार करने गए थे मद्रास में वहाँ उनकी डेथ हो गई, तो थोड़ा सा ट्विस्ट हो गया, टेबल टर्न हो गया, दिमाग उधर चला गया सबका। हुआ चुनाव हुआ, कांग्रेस मेजर विक्ट्री बिकॉज नो राजीव गांधी डेथ, तो अल्टीमेटली कांग्रेस जीत गई। अब यहाँ पे एक दिल्ली में सीनियर जज थी, सीनियर लॉयर थी, जिनका नाम था इंदिरा साहनी। क्या नाम था? इंदिरा साहनी। इंदिरा साहनी जो है, उन्होंने देखा कि दिल्ली में एक लड़का अपने आप को जिंदा चला लिया। दिस हैपेंड इन दिल्ली प्रोटेस्ट में, और ये देख के उन्होंने कहीं ना कहीं उनके अंदर आया ही होगा, इशू भी चल रहा था। शी फाइल्ड अ पिटिशन इन सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट द डिसीजन टेकन बाय द गवर्नमेंट दैट 27% for OBC, 5% for EWS. Supreme Court entertained that plea that it is a social justice issue, constitutional matter, it must be taken into consideration. केस चला सर, केस चला और सुप्रीम कोर्ट में काफी उस पर डिस्कोर्स हुआ। अल्टीमेटली इस इंदिरा साहनी केस के अंदर जजमेंट ये आया, सुप्रीम कोर्ट ने बहुत कुछ ऑब्जर्वेशन दिए, वो अच्छे ऑब्जर्वेशन है हमारे काम के। पहला ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये दिया कि इट इज द राइट ऑफ द स्टेट टू डू द गिव द अफर्मेटिव और पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। ठीक है, वो पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन कर सकता है, अफर्मेटिव एक्शन ले सकता है, ये पॉलिसी पर्सपेक्टिव है, जुडिशरी इसके अंदर इंटरवीन नहीं कर सकती। मतलब 27% जो रिजर्वेशन दिया जा रहा है, वो रिजर्वेशन देने की पूरी कैपेबिलिटी है गवर्नमेंट के अंदर। तो 27% रिजर्वेशन को सुप्रीम कोर्ट ने क्या कर दिया, ओके। 5% रिजर्वेशन जो कि किस बेस पे आया था, इकोनॉमिक बेस, सुप्रीम कोर्ट ने कहा यहां पे थोड़ा इशू है, और इशू ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। मतलब स्टेट कैन मेक स्पेशल प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सेक्शन, कहीं पे इकोनॉमिकली बैकवर्ड सेक्शन लिखा हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? तो उन्होंने कहा ये दो चीज लिखी हुई है, सोशल बेस पे आप रिजर्वेशन दे, स्पेशल प्रोविजन समझ आ रहा है, रिजर्वेशन भी नहीं लिखा हुआ है कॉन्स्टिट्यूशन में, स्पेशल प्रोविजन है, स्पेशल प्रोविजन इज रिजर्वेशन। ओके, तो अगर आप सोशली बैकवर्ड को दे रहे हो दे सकते हो, एजुकेशनली बैकवर्ड को दे रहे हो, बट इकोनॉमिक बैकवर्ड तो कहीं लिखा हुआ नहीं है, तो संविधान ही इसकी इजाजत नहीं दे रहा है। तो इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि स्टेट कैन नॉट गिव 5% ईडब्ल्यूएस। तो सुप्रीम कोर्ट ने 5% ईडब्ल्यूएस को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, 27% ओबीसी को ओके रखा। तीसरी चीज सुप्रीम कोर्ट ने कही कि ओबीसी को जो 27% रिजर्वेशन दे रहे हो, ये 27% रिजर्वेशन ब्लेटेंटली नहीं देना है। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट एक प्रोविजन लेके आया अपनी तरफ से, क्रीमी लेयर का। क्या लेकर आया? क्रीमी लेयर। क्रीमी लेयर का मतलब है ओबीसी को सबको एक साथ आपको रिजर्वेशन नहीं देना है, आपको ये चेक करना है कि विद इन द ओबीसी जो है कुछ ऐसा सेगमेंट है सोसाइटी का जो कि काफी हद तक सोशो इकोनॉमिकली एडवांस्ड है। उस एडवांस सेक्शन जो है वो इस पूरे कप की क्रीम है सर। ऊपर बेटा क्रीमी लेयर क्या होती है? दूध के कप की क्रीम है सर। उस क्रीमी लेयर को आपको बेनिफिट नहीं देना है, नीचे जो है उनको देना है सर। ठीक है, तो उन्होंने बोला क्रीमी लेयर को आइडेंटिफाई करेगी गवर्नमेंट और फिर अपने हिसाब से रिजर्वेशन देगी, ब्लेटेंट नहीं देना है। ये क्रीमी लेयर का कॉन्सेप्ट SC/ST के लिए नहीं लगता, ये सिर्फ ओबीसी के लिए कॉन्सेप्ट है, और ओरिजिन किस में हुआ? इंदिरा साहनी केस में। समझ? उसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने एक चौथा ऑब्जर्वेशन दिया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि द रिजर्वेशन और दिस पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन व्हिच इज कमिंग इन फॉर्म ऑफ रिजर्वेशन शुड नॉट एक्सीड 50% थ्रेशोल्ड, बिकॉज इफ मोर देन 50% सीट्स आर in reserve category, then ultimately the general competition level will decline. Okay, and it might compromise with the governability of the government.
तो गवर्नमेंट की जो स्किल है, गवर्नेंस की जो इफिशियंसी है, वो कॉम्प्रोमाइज हो जाएगी फिर। तो इट्स इंपॉर्टेंट कि ये 50% से ज्यादा ऊपर बढ़े नहीं। गवर्नमेंट और एग्जीक्यूटिव मस्ट मेक श्योर दैट रिजर्वेशन शुड नॉट गो बियॉन्ड 50%। ये ऑब्जर्वेशन भी दे दिया सुप्रीम कोर्ट ने, है ना। और सुप्रीम कोर्ट ने ये भी बोला कि गवर्नमेंट शुड ऑल्सो मेक श्योर दैट दीज कम्युनिटीज आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द गवर्नमेंट जॉब्स। जिसमें आप रिजर्वेशन दे रहे हो, दीज कम्युनिटीज आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड, इसको भी आप इंश्योर करें, इस पे भी क्या करें, जांच करें। मतलब आपके पास डेटा होना चाहिए कि देखो जॉब्स के अंदर कितने कितने लोग हैं, ठीक है। ये कुछ मेजर ऑब्जर्वेशन है। एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेशन वाले को बाद में हटा दिया गया था, यही चल रहा था, ठीक है। प्रमोशन वाले में फिर एडिक्वेट रिप्रेजेंटेशन वाला आया, उसमें से भी हटा दिया सर नागराजन केस में, हम पढ़ेंगे इसके बारे में। आया सर, यहां से आपका ओबीसी रिजर्वेशन निकल के आ गया, तो ये कैटेगरी निकल के आ गई। ओबीसी का रिजर्वेशन स्टेट्स के अंदर स्टेट्स के जीओ से लगता है, केंद्र के अंदर केंद्र के जीओ से लगता है। अब एक ये जो रिजर्वेशन है, इस पूरे मामले में एक नया बदलाव निकल के आता है, और वो निकल के आता है 2019 में, ठीक है। तो आते हैं मोदी साहब। मोदी साहब कहते हैं भाइयों बहनों, देश के अंदर हमको एकता लेकर आनी, ठीक है। तो उन्होंने बोला क्या है, तो उन्होंने बोला ये ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन क्यों नहीं दे सकते। वकीलों को बुलाया, पूछा, तो वकीलों ने बोला कि इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इकोनॉमिक बेस पे रिजर्वेशन नहीं दे सकते। मोदी जी ने बोला ये मत बताओ क्यों नहीं दे सकते। तो उन्होंने बोला कि ये देखो लिखा हुआ नहीं इकोनॉमिकली। कौन लिखता है, बोले पार्लियामेंट लिखती है। पार्लियामेंट में मेजोरिटी किसकी, बोले अपनी है। तो क्यों नहीं लिख रहे हम, लिखो। 2019 में संविधान को अमेंड किया गया और उसके अंदर सोशियो इकोनॉमिक के आगे एक और कंडीशन जोड़ दी गई, दैट इज सोशल, एजुकेशनल और इकोनॉमिक। उन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन को ही क्या कर दिया, अमेंड कर दिया। और उन्होंने बोला, और कॉन्स्टिट्यूशन में ही ऐड कर दिया कि 10% सीट्स फॉर द ईडब्ल्यूएस, ठीक है सर। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को 10% सीट्स दी जाएगी, समझना है। तो संविधान को ही क्या कर दिया सर, बदल दिया। अब गवर्नमेंट ने कहा, तो भी लॉयर्स ने कहा पर साहब अभी तो दिक्कत है। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी तो कहा कि 50% से ज्यादा नहीं जा सकते आप। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा क्यों कहा बताइए, तो बोलते हैं कि वही बस कंपटीशन और ये सब है। इसकी चिंता मत कीजिए, ये एग्जीक्यूटिव का इशू है, कोर्ट ज्यादा इंटरवेंशन नहीं कर सकता। जुडिशियल एक्टिविज्म ठीक है, बट जुडिशियल ओवररीच अलाउड नहीं है, ठीक है। तो बोले चलो, जैसे ये एक्ट पास हुआ ईडब्ल्यूएस का 10% वाला, मतलब अमेंडमेंट हुआ, तुरंत ये केस कहां चला गया, जुडिशियल रिव्यू में गया सर। जुडिशियल रिव्यू में गया, कोर्ट ने इसको क्या किया, इन्वेस्टिगेट किया। 5 जजेस बेंच ने इन्वेस्टिगेट करके कोर्ट ने बोला यार आप कर लो, मतलब ठीक है। कोर्ट ने ये बोला कि लंबे समय से जातिगत आधार पे तो मिल ही रहा है आरक्षण, पर आर्थिक आधार पर भी सामाजिक न्याय पैदा किया जा सकता है। आर्थिक आधार को भी हमको बैकवर्डनेस में कंसीडर करना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को मान लिया, 50% थ्रेशोल्ड क्रॉस भी हो गया तो भी सुप्रीम कोर्ट ने उसको डिनाई, नल एंड वॉइड नहीं किया सर। तो ये संविधान की कसौटी पर भी ये क्या हो गया, खरा उतर गया सर। तो अभी करंटली जो सीट्स रिजर्व है वो टोटल करीब 60% रिजर्व है। केंद्रीय जॉब्स की बात करें, स्टेट की अलग अलग होती है, स्टेट का जीओ क्या होता है, अलग अलग होता है, ठीक है। सेंट्रल में अभी कितनी, करीब 15.5% एससी की सीट्स है, 7.5% किसकी है, एसटी की है, 23 और 27 उसकी है 50 और 10 ईडब्ल्यूएस की 60। तो 60% सीट्स अभी जो है क्या है सर, रिजर्व कैटेगरी में आती है। ऑल्दो ईडब्ल्यूएस की जो 10% सीट्स है उसमें मोस्टली सारे ही जनरल क्लास के लोग आ जाते हैं, ठीक है। तो वो मोर और लेस थोड़ा सा वैसा है, पर ठीक है। हाँ यस, कुछ कह रहे थे, नहीं ठीक है। ये आपकी रिजर्वेशन की क्या है सर, हिस्ट्री है। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है सर, ध्यान रखेंगे ना। कल को अगर गवर्नमेंट एससी एसटी का रिजर्वेशन हटा देती है या ओबीसी का रिजर्वेशन 27 से हटा के 20 कर देती है, आप कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे नहीं जा सकते। कोर्ट तो जा सकते हो, कोर्ट जाओगे तो कोर्ट को बोलोगे क्या, रिजर्वेशन कम कर दिया, कोर्ट बोलेगा इनेबलिंग प्रोविजन है ना, स्टेट दे रहा था, ये स्टेट का क्या है सर, स्टेट का अधिकार था कि स्टेट दे। इनेबल मतलब उसके पास अधिकार है, वो कर सकता है, उसके पावर में आ गया सर। वो करे नहीं करे ये तो स्टेट पे डिपेंड करता है। पर क्योंकि रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, तो कोई भी सरकार जो है इसको कम करने के तो पक्षधर नहीं, क्योंकि जिस भी कम्युनिटी का आप कम करोगे उसका वोट बैंक आप खुद होगे सर। तो आज वो पॉलिटिकल टूल बन गया है। अब ये इंपॉर्टेंट है कि रिजर्वेशन होना चाहिए नहीं होना चाहिए, प्लस माइनस, ठीक है। इसमें ओवरऑल मेरी पर्टिकुलर ओपिनियन है कि रिजर्वेशन की जरूरत है अभी, ठीक है। क्योंकि कहीं ना कहीं रिजर्वेशन होने से जो सोशियो इकोनॉमिक जो बैकवर्डनेस है वो काफी हद तक कम हुई है सर, है ना, इक्वल फुटिंग पर आए हैं।
SC/ST के अंदर जो इंफीरियोरिटी थी वो कम हुई है सर, है ना। और जो जनरल सेक्शन ऑफ द सोसाइटी है जो कि थोड़े संभ्रांत वर्ग से आ रहा है, उनके अंदर भी मानसिकता में थोड़ा क्या आया है, बदलाव आया है, ठीक है। तो गवर्नमेंट जॉब पे पहले ये हो रहा था कि भाई एक SC वाला पर्सन तो नीचे ही बैठा है सर, उसको तो पास बैठने का अधिकार नहीं था। अब जब एक सरकारी सेवा में 2 IAS ऑफिसर हैं, एक जनरल से आ रहा है और एक SC से आ रहा है, और दोनों एक मीटिंग अटेंड कर रहे हैं, दोनों एक दूसरे से हाथ मिला रहे हैं, दोनों सेम एप्पल खा रहे हैं सर, है ना। तो उन दोनों के अंदर इंटेलेक्ट भी मैच हो रहा है और कहीं ना कहीं किसी तरीके से दोनों के साथ क्या हो रहा है, इंटरडाइनिंग हो रही है। तो ये जो एक SC के अंदर जो इंफीरियोरिटी है, मेंटल ब्लॉकेड, वो खत्म हो रहा है सर। और जो जनरल के अंदर जो सुपीरियोरिटी है वो भी क्या हो रही है, कम हो रही है सर। तो समाज में वो कैसे रह रहे हैं ये सेकेंडरी है, पर प्राइमरीली ये है कि वो वर्क प्लेस जो कि गवर्नमेंट और संविधान के हिसाब से चल रहा है, वहां वो कहते देशी संविधान से चल रहा है, बट स्टिल अभी सोसाइटी के अंदर जो मोरालिटी है वो भी सोसाइटल मोरालिटी चल रही है। जिस दिन ये देश सोसाइटल मोरालिटी जो है वो पूरा का पूरा कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी से ड्रिवन हो गई, इक्वालिटी आ जाएगी, समझ गए। अल्टीमेटली कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी जो है, कॉन्स्टिट्यूशनल मोरालिटी क्या होती है हम जानते हैं ना, मोरालिटी इज योर सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग। आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग कहां से आता है, आपके वैल्यू सिस्टम से आता है। आपका वैल्यू सिस्टम कहां से आता है, आपके फैक्टर्स ऑफ सोशलाइजेशन से आता है। आप अपने घर से सीखते हो, आप अपने रिलीजन से सीखते हो, अपनी कास्ट से सीखते हो, अपने पीयर ग्रुप से सीख रहे हो, वो सबसे जो सीख रहे हो, मीडिया से जो सीख रहे हो, उसी के थ्रू आप तय करते हो कि क्या सही है और क्या गलत है, ठीक है। आप उससे अपना वैल्यू सिस्टम बनाते हो, उसी वैल्यू सिस्टम के आधार पर सही गलत तय करते हो, वही आपकी क्या होती है, मोरालिटी। कलेक्टिव मोरालिटी, सोसाइटल मोरालिटी, एथिक्स हो जाता है सर, होता है। तो ये जो मोरालिटी है, आपका सेंस ऑफ राइट एंड रॉन्ग, अगर ये अभी आपके कल्चरल बिलीफ से आ रहा है, अगर ये आपके रिलीजियस बिलीफ से आ रहा है, तो वो रिलीजियस, ये सब इनपुट है मोरालिटी के, वैल्यू इनपुट यहाँ से आ रहा है। यही वैल्यू इनपुट अगर रिप्लेस हो जाए या उसके साथ साथ कॉपरेशन में आ जाए कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज ऑफ इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, लिबर्टी, ठीक है, तो वो मोर और लेस थोड़ा सा वैसा है, पर ठीक है। हाँ यस, कुछ कह रहे थे? नहीं, ठीक है। ये आपकी रिजर्वेशन की क्या है सर, हिस्ट्री है। रिजर्वेशन फंडामेंटल राइट नहीं है सर, ध्यान रखेंगे ना। कल को अगर गवर्नमेंट SC/ST का रिजर्वेशन हटा देती है या OBC का रिजर्वेशन 27 से हटा के 20 कर देती है, आप कोर्ट फंडामेंटल राइट के वायलेशन पे नहीं जा सकते। कोर्ट तो जा सकते हो, कोर्ट जाओगे तो कोर्ट को बोलोगे क्या, रिजर्वेशन कम कर दिया, कोर्ट बोलेगा इनेबलिंग प्रोविजन है ना, स्टेट दे रहा था, ये स्टेट का क्या है सर, स्टेट का अधिकार था कि स्टेट दे। इनेबल मतलब उसके पास अधिकार है, वो कर सकता है, उसके पावर में आ गया सर। वो करे नहीं करे ये तो स्टेट पे डिपेंड करता है। पर क्योंकि रिजर्वेशन एक पॉलिटिकल टूल बन गया है, तो कोई भी सरकार जो है इसको कम करने के तो